मनी गुरु की इस बेहद ही खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज से हम मना रहे हैं आर्थिक आजादी का निवेश उत्सव, जिसमें हर दिन आपको मिलेंगे संपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स। रिटायरमेंट प्लानिंग हो या फिर टैक्स की उलझन को दूर करना हो या फिर कर्ज से आजादी पानी हो, सारे उपाय हम आपको बताएंगे मनी गुरु में। और आज खास तौर पर हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे फंड जो आपकी आर्थिक आजादी की राह आसान बनाएंगे, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आप कैसे आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ सकते हैं, कौन सी स्कीम से आपको मुनाफा हो सकता है, कैसे आप एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। बजाज कैपिटल में फाइनेंशियल वेलबींग के ग्रुप डायरेक्टर अनिल चोपड़ा और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज हमारे साथ हैं। आप दोनों ही खास मेहमान का हम स्वागत करते हैं शो में। अनिल जी और फिरोज, वेलकम। बेहद ही खास मौका है, हम आर्थिक आज़ादी वीक मना रहे हैं मनी गुरु में, और आज समझना और जानना ये चाहेंगे जो हमारे लाइफ के बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उसमें कई बार कुछ अड़चनें भी आती हैं, कई बार हम सही प्लानिंग भी कर पाते हैं, कई बार कुछ उलझनों में भी फंस के रह जाते हैं, और ऐसे उलझनों से हमें आमतौर पर आजादी की जरूरत होती है, जो कि एक परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग से ही दूर हो सकती है। इसलिए कुछ वैसे ही परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग हम आप दोनों एक्सपर्ट्स के जरिए आज अपने दर्शकों के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले मैं अनिल जी से शुरुआत करूं तो आमतौर पर जो एक दर्शक इस वक्त हमें देख रहा है, अनिल जी, एक निवेशक के लाइफ में कितने तरीके के लक्ष्य हैं जो आमतौर पर आते हैं? हम ज्यादातर देखते हैं जो सवाल हमारे पास आते हैं, हमारे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूं, वो आमतौर पर 2 बड़े लक्ष्य बताते हैं। एक अपने बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य बताते हैं और एक अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग का लक्ष्य बताते हैं। लेकिन इस लंबी चौड़ी जिंदगी में आई एम श्योर काफी सारे और भी लक्ष्य हैं जिनको हम फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए पूरा कर सकते हैं। तो कैसे लक्ष्यों की प्लानिंग किसी को करनी चाहिए? देखिए स्वाति, हमारे साथ से जो हमने रिसर्च करी हुई है, और पिछले 38 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और हजारों लोगों की मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है, तो मैंने ये पाया कि तकरीबन हर एक इंसान की, हिंदुस्तानी की जिंदगी में, समाज में 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स तो तकरीबन आते ही हैं। और वो हैं, एक तो आपने बताया बच्चों की एजुकेशन। बच्चों की शिक्षा के लिए आजकल पेरेंट्स कुछ भी खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, और उसके लिए वो पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा अभी मुश्किल से 6 महीने का होता है, या बेटी 3 साल की होती है, या बेटा 11 साल का होता है, उनकी प्लानिंग होती है कि अपनी हम बेटी को भेजेंगे यूके में, ऑक्सफोर्ड में, उसको मास्टर्स इन इंग्लिश कराएंगे, या बेटे को स्टैनफोर्ड भेजेंगे, उसको कंप्यूटर का इंजीनियर बनाएंगे। तो उसके लिए काफी बड़ी रकम चाहिए होती है, और उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरा गोल आता है स्वाति, वो है बच्चों की शादी का। तो आप मानेंगे कि हमारी कंट्री में, हमारे समाज में अभी भी 70-80% जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप जो हैं, वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटे बेटी आप सुनो, आपकी शादी हमारी जिम्मेदारी है, आप अपना काम करो, अपना लाइफ को अपने अपने तरीके से जियो, लेकिन मैरिज जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और शादी के लिए भी ना, जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना, थोड़ा म्यूचुअल फंड में सिप करना, थोड़ी कोई पीपीएफ कर देना, कोई आरडी कर देना, ऐसे करके वो पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि शादी में भी अच्छा खासा रकम चाहिए होता है, 25 लाख, 35 लाख, 50 लाख, कुछ भी इसकी लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है आपकी अपनी अफोर्डेबिलिटी पे, आपके अपने कस्टम पे। उसके बाद तीसरा जो एक बहुत बड़ा गोल है, वो सभी का एक सपना होता है, अपने पसंद का एक घर बनाना। चाहे वो 2 कमरे का छोटा वाला हो, या 3 कमरे का बड़ा वाला, या 4 कमरे का बालकोनी के साथ किसी हाई राइज बिल्डिंग में, या कोठी हो, बंगला हो, विला हो, या फिर कोई बीच पे हाउस हो, या कोई पहाड़ों में घर हो। तो हर एक के अपने अपने सपने होते हैं, फार्म हाउस हो। और घर के लिए भी पैसे अच्छे खासे चाहिए होते हैं, 25 लाख से लेकर 1 करोड़, 2 करोड़। अगर आप रहते हैं बेंगलुरु, पुणे या नोएडा, बड़े शहरों में, तो 1 करोड़ से कम तो कुछ आता ही नहीं है। उसके बाद फिर स्वाति, एक चौथा गोल भी जो है ना, वो ऑलमोस्ट एक नेसेसिटी बन चुका है। उसकी हम बात कर रहे हैं व्हीकल की, या कार की। देखिए, कार तो ऐसे होगी कि भाई हर एक के पास होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि हम अपनी कार को बदलना चाहते हैं हर 5-7 साल के बाद। हम शुरुआत करते हैं मारुति से, सेंट्रो से, बट हमें चाहिए फिर होंडा सिटी, मारुति सियाज चाहिए, फिर हमें बाद में कोशिश करते हैं कि हमारे पास भी जगुआर भी आ जाए, मर्सिडीज भी आ जाए, उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। फिर स्वाति आता है इन सारे गोल्स का बाप, जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग जो है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल है। और साथ ही में ये भी बताते चले आपको कि हमने अपनी रिसर्च में पाया कि ये सबसे ज्यादा उपेक्षित गोल है। इंग्लिश में बोले तो इग्नोर्ड गोल है। मतलब कई ऐसे लोग हमने देखे, तकरीबन 70% लोग जो 50 साल से ज्यादा की उम्र के हो गए हैं,
और उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत ही नहीं करी। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग इतना बड़ा गोल है, ये एक अकेला गोल पहले जो 4 गोल्स हमने बताए उसके कुल जमा से भी ज्यादा बड़ा है। बच्चों की शादी में जो चाहिए, प्लस जो बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, प्लस जो घर के लिए आपको पैसे चाहिए, कार के लिए पैसे चाहिए, उसका टोटल कर लो अगर आप, उससे भी कुछ ज्यादा आपको चाहिए सिर्फ अपनी रिटायरमेंट की लाइफ को अच्छे से व्यतीत करने के लिए। क्यों? क्योंकि रिटायर तो हो जाएंगे 60 पे, बट जिएंगे 100 साल तक। ये तो आजकल कोरोना सर्वाइवर्स हैं हम सब लोग जानते हैं कि थोड़ा कैसे हम ज्यादा कदम चलेंगे, थोड़ा कम खाएंगे, थोड़ा योगा करेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे और 100 साल आराम से जिएंगे। तो 60 में रिटायर हो जाएंगे, 100 साल तक जीना है। 40 साल का जो लंबा पीरियड है उसमें इन्फ्लेशन होगा कि नहीं, उसमें मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ेगी। साथ ही साथ हमें पैसे चाहिए होंगे अपने सपने पूरा करने के लिए। सेहत हमारी अच्छी है, हमने 4 धाम यात्रा करनी है, हमने सिडनी जाना है, हमने न्यूयॉर्क जाना है, हमने अपने बच्चों को मिलने जाना है जो बाहर सेटल हो गए। तो ऐसे करके रिटायरमेंट प्लानिंग जो है सबसे बड़ा गोल है। ये 5 गोल्स स्वाति, और इन 5 गोल्स को पूरा करने के लिए ही हमें आर्थिक आजादी का अनुभव करने के लिए कई सारे कदम उठाने पड़ते हैं। तो वही हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या कदम उठाएं कि जिससे ये 5 गोल जब जब आए हमारी लाइफ में हम उनको आसानी से पूरा करते जाएं। ओके, हमारे आज के इस जो एक्सपर्ट पैनल है उसकी ब्यूटी यही है कि अनिल जी हमारे पास है, जिनके पास एक बहुत लंबा चौड़ा तजुर्बा है और उन्होंने अपने तजुर्बे के लिहाज से बताया कि 5 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। फिरोज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको भी अच्छा खासा अनुभव है, पर कंपैरेटिवली मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिहाज से क्या आजकल की जनरेशन या मिलेनियल्स इन 5 गोल्स के अलावा भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ और गोल्स ऐड करती हैं या फिर ट्रेडिशनली यही गोल्स चलते आए हैं? मेरे हिसाब से ये गोल्स हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। जैसे अनिल जी ने कहा, ये गोल्स काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। आज भी हमारी कंट्री का जो सोशल फैब्रिक है, ये पूरे गोल्स बहुत रेलेवेंट रहते हैं। और एक दो मिलेनियल्स के दूसरे एक्सपीरियंसेस के जो खर्चे होते हैं, जैसे ट्रैवल, इन 5 में जैसे अनिल जी ने ट्रैवल को नहीं काउंट किया, वो पहले पेरिफेरल गोल था, अब ये कोर गोल हो गया है। अर्ली रिटायरमेंट की एक लक्ष्य लोगों को बहुत भाती है। तीसरा, उनको अपने जो पीयर प्रेशर की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से जो प्रेशर है फॉर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, वो बढ़ गया है। फोन्स, ये छोटे मोटे टिकट आइटम्स जो हैं, जो सोशल प्रेशर की वजह से आते हैं, दैट सोशल स्पेंडिंग, ट्रैवल एंड अर्ली रिटायरमेंट। ये अगर मैं ऐड करना चाहूं तो ये मिलेनियल्स और जेन जेड जो कहते हैं, उनके चाहों में जरूर ये शामिल होगा। बिल्कुल, तो हम कुल मिलाकर कुछ 7-8 गोल्स इनको मान लेते हैं। अनिल जी के 5 गोल्स और फिर फिरोज के जो 3 गोल्स हैं, जो कि समय की मांग के हिसाब से लोगों की लाइफस्टाइल जो बदल रही है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, ये गोल्स भी जुड़ रहे हैं। अब इन गोल्स को अटेन करने का फॉर्मूला क्या हो, कैसी स्कीम से कैसे फंड में निवेश करना चाहिए, इस पर अब धीरे धीरे करके चर्चा शुरू करते हैं। अब ये निवेश का क्या अनिल जी, कोई फॉर्मूला होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं, अब हर एक एसेट क्लास में हम इक्वल मात्रा में तो निवेश नहीं कर सकते हैं, पर आपके लिहाज से वो निवेश का फॉर्मूला क्या हो एसेट क्लास में पैसे बांटने का? देखिए स्वाति, इससे पहले कि हम अपने अमाउंट को डिवाइड करें इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस में, एक मैं चीज बताना चाहूंगा कि पहला जो रूल है ना, कि हमें सेविंग कितनी करनी है, उसका रूल भी हमें समझना चाहिए कि जो भी हमारी कुल आमदनी होती है साल की, उसका कम से कम 30%, कम से कम 30% हमको जरूर सेव करना चाहिए। चाहे हमारी आमदनी कितनी भी हो, चाहे हमारा मंथली जो इनकम है वो 50,000 रुपये महीने की है, या 1 लाख है, या 10 लाख है, या कुछ भी है, 30% हमने एक ये निकाला हुआ है कि जरूर सेव करना चाहिए। और 30% भी जो है वो अपनी ग्रॉस सैलरी का। कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, 1 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है और बैंक में कटकटा के अगर 70,000 रुपए क्रेडिट होते हैं, तो आपको 30% 70,000 रुपए का नहीं, 1 लाख का बचाना है। पहले 30% बचाइए, बाकी जो बचा 70,000 उसमें से EMI दीजिए, ट्यूशन फी दीजिए, ग्रोसरी दीजिए वगैरह। ये तो हो गया पहला। बट सब मेन प्रश्न आता है कि ये जो 30% बचाया, इसको कहाँ निवेश करें? तो उसको निवेश करने के 4 ही विकल्प हैं स्वाति, पूरी दुनिया में अभी तक जो प्रचलित हैं, और वो सब जानते हैं। वो है डेट, इक्विटी, गोल्ड और प्रॉपर्टी। राइट, डेट में आ जाते हैं बैंक डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड्स, बॉन्ड्स वगैरह, डेट फंड्स वगैरह। इक्विटी में आ जाते हैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में शेयर्स परचेज सेल करना, या फिर उससे ज्यादा बेहतर जो जरिया है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए। तीसरा आ जाता है गोल्ड, गोल्ड बहुत पॉपुलर है। और चौथा है प्रॉपर्टी। ये तो हो गए 4। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर हमारे पास 100 रुपए हैं सेविंग के, तो उसको हम कैसे बांटे इन 4 जगह पे, उसका क्या फार्मूला है? तो वो जो हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है, वो वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल प्लानर्स उसको यूज करते हैं।
वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, बाकी जो 3 हैं, डेट, इक्विटी और गोल्ड, उसमें गोल्ड का तो एक सीधा सा सॉल्यूशन है 10%। जो आपके पास कुल सेविंग है, कुल आपके पास जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उसका 10% तो लगा दीजिए गोल्ड में। वो भी कैसे वाले गोल्ड में अभी बात करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है इक्विटी। इक्विटी में जो निवेश है, वो आपका एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। 100 में से अपनी उम्र घटाइए, राइट। अगर आप अभी 30 साल के हैं तो 100 में से 30 घटा के बचा 70%। तो 70% लगाइए इक्विटी में, म्यूचुअल फंड स्विच के जरिए, 10% गोल्ड में, और बाकी जो बचा वो डेट में, यानी कि वो प्रोविडेंट फंड या बैंक डिपॉजिट्स वगैरह या जो बॉन्ड्स वगैरह है। अगर किसी की उम्र 50 साल की हो गई है, तब आप लगा लीजिए कि 100 में से 50 घटाया तो बचे 50। तो 50% जाना चाहिए इक्विटी में, 10% गोल्ड में। 10% गोल्ड में हमेशा 10 ही रहेगा, चाहे आपकी उम्र 25 है, 50 है, 75 है। और बाकी जो बचा 40% वो इक्विटी में। अगर हम बात करते हैं कोई 80 साल के नौजवान है, अगर 80 साल के भी नौजवान होते हैं, उनको भी, क्योंकि वो 100 साल तक जिएंगे, उनको भी 20% अपनी कुल जमा पूंजी का या सेविंग का लगाना चाहिए इक्विटी में, 10% गोल्ड में और 70% डेट में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, इक्विटी में हम लगातार कम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रिस्क लेने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे अनुशासन के साथ, और गोल्ड को बरकरार रखेंगे 10% पे, और डेट में बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा अपना ये मानना है कि आप आर्थिक मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी आर्थिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपकी जो आर्थिक इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, एक सिंपल सा फॉर्मूला को अगर आप फॉलो करते हैं। बिल्कुल सर। ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अनिल जी की तरफ से हमें सुनने को मिला कि आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है और कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अब ये जो इक्विटी, डेट या फिर अलग अलग एसेट क्लास में आपको पैसे बांटने हैं, तो ऐसी कौन सी इक्विटी स्कीम्स होती हैं, हो सकती है, और डेट में कौन सी स्कीम्स हो सकती है, ये हम अब एक एक करके समझते हैं। फिरोज, आप बताइए, इक्विटी में कुछ स्कीम्स मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक एक करके उस पर धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। कौन सी कैटेगरी की स्कीम कोई निवेशक अब आगे आने वाले टाइम में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है? तो ऐसा पहली कैटेगरी कौन सी होगी जो आप रेकमेंड करेंगे कि हाँ, इस कैटेगरी का फंड तो किसी के पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए? स्वाति जी, स्कीम में आने से पहले मैं एक चीज एसेट एलोकेशन पे 1-2 स्टेटमेंट्स जरूर पास करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से गोल्स को, जो 8 गोल हमने अप्रोक्सीमेटली लिखे, इसको गोल्स को अपनी उम्र के बदले अगर आप ये दूसरा मेथड भी यूज करें, जो गोल्स को डिवाइड करें जिसकी टाइम फ्रेम के हिसाब से है। जो कन्वेंशनल रूल जो अनिल जी ने बोला बहुत पॉपुलर है, जैसे आपने इन्होंने कहा कि वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, बट आज की करंट स्थिति में अगर मैं देखूं और अपने गोल्स को डिवाइड करूं 10 ईयर प्लस, 10 ईयर से नीचे वाले, या फिर रिटायरमेंट जैसे 20-30 साल का, तो टाइम फ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेस देन 10 ईयर्स है तो आप 60-70% इक्विटी में रखें, अबव 10 इयर्स है तो अप टू 90% आप इक्विटी में जाएंगे, तब जाके आप महंगाई को मात दे पाएंगे। अगर 50 की उम्र में अगर आप 50 इक्विटी 50 डेट रखेंगे तो आपको सिर्फ 8.5% की रिटर्न मिल सकती है, और महंगाई आपने देखी है 7 है। तो 7% की अगर महंगाई हो और मैं 8-9% की एक्सपेक्टेड रिटर्न पे काम करूं, तो 2% एक्स्ट्रा रियल रिटर्न मिल रही है। सो मेरा ये मानना है कि 30 की उम्र में अगर आपके 10 साल के ऊपर के जो गोल्स हैं, उसमें अगर आप 80-90% इक्विटी में नहीं जाएंगे, स्पेशली एसआईपीस के लिए जिसमें आप धीमे धीमे पैसे लगा रहे हैं, तो आप डबल डिजिट रिटर्न पे नहीं पहुंच पाएंगे, एंड दैट विल मूव द नीडल सब्सटेंटिवली। दैट्स माय कमेंट ऑन एसेट एलोकेशन। स्वाति जी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कौन सी कैटेगरीज में इस्तेमाल करना चाहिए, आपका पैसा कहाँ निवेश होना चाहिए। इक्विटी कैटेगरीज कई सारी हैं, तो मेरे हिसाब से 2 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है जो मार्केट कैप के आधार पे होती है, वैसी 6 कैटेगरीज चुनी गई हैं, और दूसरी होती है जो स्ट्रेटजी के बेसिस पे दूसरी कैटेगरीज होती हैं। 6 कैटेगरीज जो मार्केट कैप के बेसिस पे हैं, जो कौन सी साइज की कंपनियां खरीदने की उनको अनुमति है, उस आधार पे जो स्कीम्स होती हैं वो कैटेगरीज होती हैं। लार्ज कैप की एक कैटेगरी में कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड फॉर एग्जांपल, उसको हमने 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के आधार पे चूज किया है। सो लार्ज कैप कैटेगरी, लार्ज मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप, ये 6 कैटेगरीज उस कैटेगरी का आधार है कि कैप कौन सी साइज की कंपनीज, फिर ईएलएसएस, कॉन्ट्रा एंड लास्टली फोकस्ड फंड। सो 9 कैटेगरीज आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो इक्विटी में पार्टिसिपेट करना है। स्वाति जी, मनी गुरु के इस आर्थिक आजादी स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ है बजाज कैपिटल से
अनिल चोपड़ा और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड से फिरोज अजीज। अनिल जी, मुझे अब आपसे समझना है कि किसी को अपना फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो बनाना है तो कौन सी स्कीम्स है आपके लिहाज से जो लॉन्गर टर्म में वेल्थ भी जनरेट करके दे सकती है और टैक्स बेनिफिट भी दे सकती हैं और स्टेबिलिटी भी प्रदान कर सकती है किसी के पोर्टफोलियो में? देखिए, फिक्स इनकम जो है वो आपने सही बोला कि वो स्टेबिलिटी दे सकती है, टैक्स भी बचा सकते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन में वो इतनी हेल्प नहीं करती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन और टैक्स घटाने के बाद फिक्स इनकम में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। लेकिन फिक्स इनकम बहुत जरूरी है अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस देने के लिए। उसके लिए कुछ स्कीमें तो बहुत ही बेहतरीन है, जैसे एक तो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो ऑल टाइम फेवरेट है, वो पब्लिक की डार्लिंग है। वो हमें पता है कि कैसे लोग वेट करते हैं कि पहली अप्रैल आती है, आती 1.5 लाख रुपए जमा कर देते हैं। अभी तो उसमें क्योंकि 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। क्यों पीपीएफ इतना पॉपुलर है? ये डेट की एक बहुत ही सुनहरा एक जो है ना प्रोडक्ट है, इसलिए कि इसमें 3 बेनिफिट हैं जो किसी भी सोल्यूशन में नहीं है। वो क्या है? एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जब आप पीपीएफ में पैसा डालते हैं आपका टैक्स बचता है, और जो उस पर ब्याज मिलता है आपको वो विदाउट एनी अपर लिमिट कंप्लीटली टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। चाहे वो ब्याज 10,000 रुपए हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 8 लाख हो, कोई टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर। और फिर मेच्योरिटी पे जब आप पैसा वापस लेते हैं तब भी कोई टैक्स नहीं लगता है। तो देखिए, ये है पीपीएफ की। तो इसमें अगर आप टैक्स बेनिफिट को भी इंक्लूड करेंगे फिर आप पाएंगे कि इसकी जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट डबल डिजिट पहुंच जाती है, और इन्फ्लेशन लेस करने के बाद भी 2-3% की सालाना के हिसाब से इसमें आप अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो एक तो पीपीएफ हो गया। ऐसी जो एक एनपीएस है वो भी एक बहुत अच्छा मिश्रण है इक्विटी और डेट का। तो क्योंकि उसमें भी सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं, जो पीएफआरडीए ने, कि किसी भी इंसान का पैसा उसमें 100% इक्विटी में नहीं जा सकता है, और ऑटो ऑप्शन के अंतर्गत आपका डेट में 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो अगर आप एनपीएस में भी लगातार निवेश करते हैं तो वहां पे आपका नॉट ओनली टैक्स बचता है जैसे जैसे आप निवेश करते हैं, उसके अलावा आपकी वेल्थ भी क्रिएट होती है और सेफ्टी भी साथ में रहती है, क्योंकि आपका पैसा जो है वो 3 जगह जा रहा है, इक्विटी मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और कॉर्पोरेट बॉन्ड में। और बाद में वो जब रिटायर हो जाते हैं आप, तो उससे वहां से आपको पेंशन का भी प्रावधान है, जो पेंशन आपको मिलती है ताउम्र जब तक आप जीते हैं। तो बताइए क्या शानदार स्कीम है। तो इसमें डेट भी है और साथ ही में इसमें वेल्थ क्रिएशन भी है, साथ में इसमें टैक्स प्लानिंग भी है। तो ये बोलते हैं हम कि आर्थिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के एक ये पैकेज है। हमने स्वाति 5 सॉल्यूशंस का एक बढ़िया पैकेज बनाया हुआ है जिससे आप आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। और वो 5 क्या है? वो है म्यूचुअल फंड सिप्स, पीपीएफ जिसकी हमने बात करी, एनपीएस जिसकी हमने भी बात करी, और 2 और ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिससे आपका जो अपनी इंटरनल जो आपका जो आर्थिक ऊर्जा है, आर्थिक स्फूर्ति है, वो बढ़ जाती है। वो है एक अच्छी सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और एक बढ़िया सा लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो ये कंप्लीट पैकेज हो जाता है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को, आर्थिक स्वतंत्रता को, आर्थिक स्वावलंबता को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आर्थिक मजबूती, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए 5 सूत्री प्लान अनिल जी आपने बताया। लार्ज कैप कैटेगरी इक्विटी में फिरोज आपने बताया था, इस कैटेगरी से कौन से फंड शामिल कर सकते हैं। मैं आपसे और अब क्योंकि टोटल 10 हम कैटेगरीज के फंड्स आपसे जानेंगे, नेक्स्ट 4 कैटेगरीज के फंड्स कौन से किसी के पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं? लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, जिसमें लार्ज कैप 65%, मिड कैप 35% होता है, उसमें मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एक अच्छा स्कीम है। इसने अपने बेंचमार्क को 2.81% से बीट किया है, लास्ट 4 इयर्स एवरेज है। इनकी एनुअलाइज्ड रिटर्न 22 रही है। इनकी जो रिस्क का आंकड़ा है वो थोड़ा ज्यादा है, 22 है, और एफिशिएंसी जिसको हम मेजर करते हैं, तो ये चारों आंकड़े जो मेजर करके जिसको चुनाव किया हुआ है लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी में, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप। द नेक्स्ट कैटेगरी जो है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में से 2 फंड्स मैं चुनूंगा। एक है कॉन्ट फ्लेक्सी कैप, वो एक फ्लेक्सी कैप है, और दूसरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। ऑफ कोर्स ये फंड थोड़ा सुर्खियों में रहा है क्योंकि प्रशांत जैन जो इसके फंड मैनेजर थे और सीआईओ भी थे एचडीएफसी के, उन्होंने रिजाइन किया हुआ है। बट जो चिराग सेतलवाड़ है सीआईओ नए बन रहे हैं, और रोशी जो फंड मैनेजर हैं वो बखूबी इस फंड को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड, एक पंकज टिब्रीवाल जो फंड मैनेजर हैं, जिनकी खासियत ये है कि वो बिजनेसेस पहचानते हैं जो मार्केट बाद में पहचानती है। सो हिज कैपेबिलिटी टू स्मेल बिजनेसेस मच इन एडवांस मेक्स मी बिलीव दिस इज अ ग्रेट स्कीम। तो ये 4 और स्कीम्स मैंने बता दी, 3 और कैटेगरी की, स्वाति जी। ओके, मैं क्विकली इनफैक्ट आपसे बाकी कैटेगरीज के भी फंड जानना चाहूंगी। आप जो आपके पसंदीदा बाकी फंड्स हैं जो पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, आप वो भी दर्शकों को बताएं।
जी स्वाति जी, मल्टी कैप कैटेगरी एक कोई नई कैटेगरी फॉर्म की गई थी, तो उसमें इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप एक अच्छा स्कीम है। स्मॉल कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फोकस्ड फंड में एसबीआई फोकस्ड आर श्रीनिवासन जो सीआईओ है एसबीआई के, वो खुद ही मैनेज करते हैं ये फंड को। कॉन्ट्रा जो आज की करंट मार्केट स्थिति में कॉन्ट्रेरियन बेट्स को दिनेश जो फंड मैनेजर है एसबीआई के, तो एसबीआई सबसे बड़ी फंड हाउस है, इसीलिए 2 स्कीम्स रेकमेंड कर रहा हूँ। लास्ट में ईएलएसएस जिससे टैक्स बेनिफिट मिलती है, वो है कॉन टैक्स प्लान। तो ये स्कीम्स अगर पोर्टफोलियो में शामिल की जाए तो एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो विद अबाउट 9-10 स्कीम्स कैन बी क्रिएटेड। ओके, तो 10 स्कीम्स का एक पोर्टफोलियो फिरोज ने आपको बनाने में मदद की है। एज में जैसे हम बात करते जाएंगे तो स्क्रीन पर आप देखते जाएंगे कि कौन कौन से फंड्स फिरोज ने रेकमेंड किए हैं। मीनवाइल मैं अनिल चोपड़ा जी से समझती हूं, क्योंकि हमने अलग अलग एसेट क्लास की बात की, इक्विटी एक फिक्स्ड इनकम की तो बात हुई, लेकिन हम गोल्ड को नहीं भूल सकते। अनिल जी, गोल्ड का आपने कहा लगभग कम से कम 10% तो पोर्टफोलियो आपको अपने निवेश में डालना ही चाहिए, उतना एक्सपोजर रखना ही चाहिए। उसमें से बेहतरीन ऑप्शन आपको कौन सा लगता है? गोल्ड तो में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड ईटीएफ भी है, पर आपका पसंदीदा ऑप्शन कौन सा रहेगा? देखिए, पहले तो ये क्लियर करते हैं कि गोल्ड में निवेश करने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है फिजिकल गोल्ड, वो आभूषण ज्वेलरी वगैरह, हम उसकी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के पास होता है, उनके लॉकर में पड़ा हुआ है, वो हमने तो झांक के देखा नहीं है, बट हमें पता है हर एक के घर में। अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल गोल्ड की, पेपर गोल्ड की, जिसकी 3 बेहतरीन स्कीमें हैं स्वाति। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ। पहले अगर हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, हर महीने 1 हफ्ते के लिए खुलती है। इसमें कोई और इसमें जो है 2 बेनिफिट है, बताइए। एक स्कीम में बेनिफिट 2 है। हर साल आपको 2.5% ब्याज मिलता है। उसके अलावा जितनी भी गोल्ड के प्राइस में बढ़ोतरी होगी अगले 5 से 8 सालों में, वो आपको अलग मिलेगी, एप्रिसिएशन अलग मिलेगी, और वो जो एप्रिसिएशन होगी उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा अगर आप पूरा पीरियड वेट करते हैं 8 साल का। तो अगर जो भी बेनिफिट आपको होगा, चाहे वो 2 लाख हो चाहे 5 लाख हो, उस पर कोई टैक्स भी नहीं पड़ेगा। तो ये एक सरकार की तरफ से बहुत ही बढ़िया विकल्प है फिजिकल गोल्ड के बजाय पेपर गोल्ड में करने का, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। दूसरा जो एक बढ़िया तरीका है वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करना। देखिए, अगर किसी के पास बड़ी रकम नहीं है लेकिन वो 2,000, 5,000, 10,000 हर महीने जोड़ सकते हैं, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह को भूल जाएं, वो गोल्ड म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर दें। और शिफ्ट पे क्या बेनिफिट है कि भी आप छोटे छोटे अमाउंट भी कर सकते हैं, जब चाहे अपनी आप शिफ्ट को रोक सकते हैं, जब चाहे अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। और जो भी गोल्ड के भाव में बढ़ोतरी होगी, आप ये मानेंगे कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड तो हमेशा ही गोल्ड के रेट चढ़ते ही चढ़ते हैं। पिछले आप 200 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, तो जो भी बेनिफिट होगा आपको 5, 7, 10 साल के बाद जब आपने बेचना होगा, वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और जो तीसरी स्कीम है वो भी बेहतरीन है, वो है गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि वो आप स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस पे खरीद बेच भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। लेकिन वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कम लागत पे गोल्ड में निवेश करने का। तो ये 3 स्कीमें हैं बढ़िया बढ़िया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ। आप इनको समझ के इनमें बांट के अपना पैसा जो 10% गोल्ड वाले को लगाना है यहाँ पे। ओके, तो हमने अनिल चोपड़ा जी से और फिरोज अजीज दोनों से समझा इक्विटी में कहां पर निवेश करें, किन फंड्स किन कैटेगरीज में, फिक्स्ड इनकम में आपके पोर्टफोलियो में कैसे स्कीम्स होनी चाहिए, और गोल्ड में निवेश का तरीका भी हमने समझा। थैंक यू सो मच अनिल जी, और साथ ही फिरोज, आप हमारे साथ मनी गुरु आजादी आर्थिक आजादी स्पेशल एपिसोड में शामिल हुए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर देखते रहिए जी बिजनेस।